जय हिंद दोस्तों। ऐसी क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नई बुक को, क्लास 9 सिविक्स, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी वर्ड है, ये डेमोक्रेसी वर्ड असल में है क्या चीज़ और डेमोक्रेसी काम किस तरीके से करता है। अगर आप किसी भी देश को देखते हो तो 4 तरीके मेनली यहाँ पर गवर्नेंस सिस्टम रहता है। पहला रहता है आपके पास डेमोक्रेसी, जो कि इंडिया एंजॉय कर रहा है, जो कि अमेरिका एंजॉय कर रहा है। और आप देखोगे बेसिकली जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप, वो लोग आनंद उठा रहे हैं किसका, डेमोक्रेसी का। तो यहाँ पर पहला हो गया हमारे पास डेमोक्रेसी। दूसरा है मिलिट्री कू। इसमें क्या होता है, जो मिलिट्री रहती है उसको मालूम नहीं उसका काम क्या है। इंडिया की जो मिलिट्री है बहुत अच्छी है, मतलब वो गर्व होगा सुनकर कि हम लोग ऐसे देश के अंदर रहते हैं जहाँ पर मिलिट्री को मालूम है उसका काम क्या है। देखो अगर आप सर इंडिया के आसपास जो नेबर है, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, यहाँ पर तो मिलिट्री कू चलता रहता है। अभी पाकिस्तान के अंदर खैर स्टेबल गवर्नमेंट है, कह सकते हो स्टेबल गवर्नमेंट है ऑन पेपर एटलीस्ट, लेकिन म्यांमार के अंदर आज की तारीख में मिलिट्री कू है, मिलिट्री जो है रूल कर रही है। तो दूसरा सिस्टम होता है मिलिट्री का, जहाँ पर जो मिलिट्री है वो रूल करती है। तीसरा होता है किंग का। अरब देखोगे आप, पूरे अरब के अंदर आज भी उनको मालूम नहीं कि राजा का रूल जो है वो ख़त्म हो गया है। 21वीं सेंचुरी है, 21वीं शताब्दी आ गई है, ये लोग आज भी राजा रानी खेल रहे हैं। और देखोगे दूसरा एग्जांपल भूटान का। भूटान के जो खैर जो लोग हैं वहाँ के, उन्होंने बोला है कि हमारा जो राजा है बहुत अच्छा राजा है, तो राजा ही हमारे साथ रहेगा। तो तीसरा सिस्टम ये हो गया। चौथा होता है डिक्टेटर। यहाँ क्या होता है, ना ही आर्मी रूल कर रही है, ना ही कोई राजा है और ना ही कोई डेमोक्रेसी है। एक ऐसा इंसान रूल कर रहा है जिस इंसान ने अपने दिमाग के दम पर, अपनी चालाकी के दम पर पावर को गेन कर लिया है। अब वो गद्दी को छोड़ नहीं रहा है, इलेक्शन नहीं करा रहा है, अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है, या किसी भी तरीके से इलेक्शन को होने नहीं देता है। इसका क्लासिकल एग्जांपल हो गया हमारा पड़ोसी चाइना, और चाइना का पड़ोसी हमारा एक मित्र देश जो है रसिया। ये दो उसकी क्लासिकल एग्जाम्पल हैं। अब देखो एक डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। कहते हैं ऐसा, भाई डेफिनेशन मानती जाती थी, पहले रटाते थे बच्चों को डेफिनेशन कि डेमोक्रेसी वही है जहाँ पर एक इलेक्टेड पर्सन जो है, जनता का चुनाव हुआ जो एक प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो गद्दी को संभालता है। ये बड़ी कॉमन सी बात थी। लेकिन दुनिया के अंदर कुछ ऐसे घटनाएं हुई, ऐसे इंसिडेंट हुए, जिसके बाद ये जो डेफिनेशन थी इसको बोला गया कि भैया ये तो गलत डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको मिसलीड कर रही है। तो ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई, इन चीज़ों को देखते हैं। पहला घटना है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर क्या हुआ, एक जनरल साहब थे, जनरल परवेज मुशर्रफ। ये जो अंकल हैं, चश्मे वाले अंकल, इन्होंने खेला कर दिया। इन्होंने मिलिट्री के कू किया। मिलिट्री कू मतलब है ना, मिलिट्री का मिसयूज़ किया, अपनी पावर का मिसयूज़ किया और गद्दी पे खुद बैठ गए। और अक्टूबर 99 में बन गए ये प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान, मतलब पूरे के पूरे पाकिस्तान देश के प्रेसिडेंट बन गए, राष्ट्रपति बन गए। और जब राष्ट्रपति बनेगा कोई एक नॉन इलेक्टेड आदमी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ऐसा आदमी आ जाए जिसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, फिर भी देश का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन जाए, तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हंगामा करेंगे। बिल्कुल सेम यहाँ हुआ, हंगामा कर रहे लोग, प्रोटेस्ट कर रहे। इसके बाद इन्होंने देखा कितने को मारे, इन्होंने बहुत लोगों को मारा, जेल में डाल दिया। लेकिन कितनों को मारोगे भैया, 20 करोड़ की आबादी है, तुम मारते मारते मर जाओगे, लोग खत्म नहीं होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं रेफरेंडम किया जाए, चला के दिखाया जाए। तो इन्होंने कहा कि रेफरेंडम करेंगे। रेफरेंडम का मतलब होता है आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप बोलो यस और नो, बात खत्म। यहाँ पे एक डेफिनेशन नहीं चाहिए, वाक्य नहीं चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने खाना खा लिया, तो इसमें क्या बोलोगे, हाँ या ना। इसमें थोड़ा बोलोगे अरे नहीं मैं ट्यूशन जा रहा था, गिर गया, बैग भूल गया, ये खाना खाना पता नहीं। मतलब डेफिनेशन नहीं चाहिए, वाक्य नहीं चाहिए, यस या नो। इन्होंने यही किया। इन्होंने अपनी जनता से कहा क्या मैं 5 साल और आपके ऊपर रूल करूँ, यस या नो। ठीक है, तो यहाँ पर सरप्राइजिंगली जनता ने चुना यस। अब ऑब्वियसली जो लोग विरोध में खड़े हैं वो ऐसा थोड़ा पूजा करके बोलेंगे कि हाँ भैया आप 5 साल और रूल करिए प्लीज़ प्लीज़, ऐसा तो नहीं होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं चीटिंग हुई है। और इस बात को पकड़ लिया पाकिस्तान की मीडिया ने, पाकिस्तान की मीडिया हो गई, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट हो गए। अब ये लोग हंगामा कर रहे हैं वहाँ पे। आप जो है अपने चीटिंग क्या है, फ्रॉड क्या है, माल प्रैक्टिस इस्तेमाल हुआ है रेफरेंडम के अंदर। लोग बोल रहे हैं कि इलेक्शन हमको चाहिए ही चाहिए। अब परवेज साहब ने देखा कि इलेक्शन लोग मांग रहे हैं, तो इन्होंने चाल चली है, इन्होंने शतरंज की चाल चल दी। इन्होंने अगस्त 2002 के अंदर एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लेके आए। इसके हिसाब से इन्होंने पाकिस्तान के संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यहाँ का जो संविधान है बड़ा ही बेकार है। तुमको मालूम है पाकिस्तान के अंदर कोई इंसान AK-47 लेके घूमे ना अगर, तो वो क्रिमिनल नहीं साबित होता है इससे। वहाँ पे आम इंसान भी AK-47 लेके घूम रहा होता है। मतलब वहाँ एक फ़ोटो आई थी, वहाँ पर एक आदमी था AK-47 ले रखा था और गार्ड चेकिंग कर रहा था उसकी। अरे हाथ में AK-47 तो चेकिंग क्या कर रहा है। इंडिया के अंदर तो AK-47 दिख जाए तो हंगामा मच जाएगा। तो यहाँ पर जो नियम है, कायदा, कुछ रेगुलेशन चलता नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इन्होंने कुछ इन्होंने चेंजेस किए। यहाँ पर पहले इन्होंने कहा जो प्रेसिडेंट रहेगा वो डिसमिस, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो घर बैठे अपना, जयराम जी की
अगर इलेक्शन होता है तो कोई प्रेसिडेंट पावर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर प्रेसिडेंट आया तो प्रेसिडेंट के पास पावर रहती है कि वो इमरजेंसी लगा सकता है, मतलब इमरजेंसी नहीं लगेगी देश के अंदर। दूसरे इन्होंने क्या कहा? दूसरा इन्होंने कहा जो कैबिनेट है, कैबिनेट मतलब जो मंत्रिमंडल है, उसके ऊपर नज़र रखा जाएगा, उसके ऊपर सुपरवाइज किया जाएगा बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। जो आर्मी है वो नज़र रखेगी, उसके ऊपर जो एक इलेक्टेड पर्सन है जिसको जनता ने चुन के वहाँ भेजा है उसके ऊपर नज़र रखेगी। मतलब सुप्रीम कौन हो गया? ज़्यादा वैल्यू किसकी है? ज़्यादा वैल्यू की आर्मी की। लेकिन आर्मी एक नॉन इलेक्टेड ग्रुप है, तो यहाँ पर एक नॉन इलेक्टेड इंसान के पास ज़्यादा पावर आ गई है। और इसके बाद परवेज साहब ने कहा कि इलेक्शन कर लो। कहते हैं इलेक्शन कर लो, इलेक्शन हो गया, कुछ लोग चुने भी, लेकिन जो लोग चुने गए उनके पास पावर ही नहीं थी। अब जब पावर ही नहीं है चुने हुए इंसान के पास, वो कुछ फैसले ले ही नहीं सकता, तो चुनाव किस लिए? खाली पपेट बन गया, वो तो हाथ का पुतला बन गया। इसीलिए तो पहला फीचर निकल के आया डेमोक्रेसी का, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब वो इंसान, इसका मतलब हुआ एक डेमोक्रेसी के अंदर जो इलेक्टेड इंसान है उसके पास ही एक फाइनल अथॉरिटी होनी चाहिए, फाइनल पावर होनी चाहिए, जो कि नॉन इलेक्टेड पर्सन है। जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री ऑफिसर्स थे और खुद परवेज अंकल थे, ये लोग अगर हैं तो ये एक डेमोक्रेसी नहीं कहला जाएगा। चाहे वहाँ पे इलेक्शन हो जाए तब ये डेमोक्रेसी नहीं कहला जाएगा। अगली हेडिंग है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यहाँ पर क्या होता है ना, इलेक्शन होता है लेकिन इलेक्शन के अंदर चीटिंग हो जाती है। चीटिंग कैसे होती है? जो फ्री है इसका मतलब है यहाँ पैसे के नहीं है, फ्री का मतलब यहाँ पे कोई भी चीटिंग नहीं होगी, फ्रॉड नहीं होगा, इन सबसे आज़ाद होना। तो पहला एग्जाम्पल है चाइना का। तो चाइना के अंदर सरप्राइजिंगली जो इलेक्शन है वो रेगुलरली होते हैं, हर 5 साल के अंदर होते हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर तो बिल्कुल सेम फीचर है। और जैसे कि इंडिया के अंदर जो हमारी पार्लियामेंट है वो सेलेक्ट करती है कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, बिल्कुल सेम चाइना के अंदर भी है। यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल्स ऑफ कांग्रेस। अब यहाँ चाइना के अंदर सिस्टम क्या है, जो पार्लियामेंट है ना उसके अंदर पूरे चाइना से लगभग 3000 MP सिलेक्ट होकर आते हैं, इलेक्ट होकर आते हैं, आप कह सकते हो। और यहाँ के जो कुछ आर्मी है, आर्मी ऑफिसर्स भी कुछ होते हैं, मतलब पूरे एक डेमोक्रेटिक माहौल बना रखा है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है चाइना का तो यू मस्ट बी बिलोंग फ्रॉम द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा होना ज़रूरी है। इसका मतलब है चाइना के अंदर अगर EVM मशीन होगी तो कैसी होगी? इंडिया के अंदर जो है ये EVM मशीन है, यहाँ पर ये बटन है, ये पार्टी का अलग पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी। लेकिन चाइना के अंदर है ना, अगर प्रेसिडेंट चुनना है तो पहली पार्टी कम्युनिस्ट, दूसरी कम्युनिस्ट, तीसरी कम्युनिस्ट, चौथी कम्युनिस्ट। अगर आपको बटन दबाना है तो सीधा कम्युनिस्ट ही दबाओ और दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आपके पास फेयर ऑप्शन होने चाहिए, चांसेस होना चाहिए कि आप पार्टी को हरा भी सको, गिरा भी सको, बदल भी सको। अगला एग्जाम्पल है मैक्सिको का। मैक्सिको जो था हमसे 17 साल पहले आज़ाद हुआ 1930 के अंदर। मुबारक हो सर, आप आज़ाद हो गए हो। इसके बाद इन्होंने तय किया कि हम हर 6 साल के अंदर इलेक्शन करेंगे फॉर द प्रेसिडेंट की पोस्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा तय किया। आज तक मैक्सिको कभी भी मिलिट्री रूल में या फिर डिक्टेटर रूल में नहीं आया है, ये बहुत अच्छा हुआ। अभी तक जब तक ईयर 2002 था, मतलब ये जो 2000 है ईयर, यहाँ तक हर बार PRI पार्टी ही जीतती रही। क्यों? यहाँ पर अपोजिशन पार्टीज नहीं है, अपोजिशन पार्टी है, पार्टिसिपेट भी कर रही थी, लेकिन कभी भी वो अपोजिशन पार्टी जीती ही नहीं। और ना जीतने के पीछे कारण था डर्टी पॉलिटिक्स, है ना। जो पॉलिटिक्स है वो तो पास डर्टी है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रिक्स है ना और गंदे थे। ट्रिक्स क्या थे? जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, अब जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है ना, उसके पास दिमाग है, वो जानता है किस तरीके से यहाँ पे पार्टी को जिताया जा सकता है। तो उनको फोर्स करते कि आप पार्टी की मीटिंग अटेंड करो, प्लान बनाओ यहाँ पर किस तरीके से हम दोबारा पावर में आएंगे, हर बार जीते रहेंगे, हर बार हम ही जीतते रहेंगे। पहले इन्होंने चीटिंग किया। दूसरा इन्होंने क्या बोला, जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल के, उनसे कहा कि आप अपने बच्चों के पेरेंट्स को फोर्स करिए, उनसे कहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ PRI पार्टी का बटन ही दबाएं। और जो फोर्थ पिलर होता है डेमोक्रेसी का, उसने तो खेल ही कर दिया भाई साहब। उसने कहा कि हम तो अपोजिशन पार्टी को एकदम इग्नोर ही मार देंगे, इनका कोई एक्टिविटी, इनका कोई इंटरव्यू नहीं लिया ताकि लोगों से इंटरेक्ट ना कर सके, इनको इग्नोर मार दिया। उल्टा क्रिटिसाइज करते हैं, बुरा ये करते रहते हैं कि जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं वो बड़े गंदे हैं, गनाते होते कुछ नहीं है, मतलब बुराइयाँ खाली करते रहते थे। इस तरीके की यहाँ पे माहौल बन रखा था। और क्या हुआ, कई बार तो इन्होंने लास्ट मिनट के अंदर पोलिंग बूथ जो था उसको शिफ्ट कर दिया। ये जो एरिया है, मान लो ये एरिया है, इस एरिया के अंदर पूरा इलेक्शन होगा और यहाँ पे पोलिंग बूथ लगा हुआ है। अब जब ये लोग वोट डालने यहाँ गए तब इनको मालूम पड़ा कि यहाँ पे तो पोलिंग बूथ है ही नहीं, तो कहाँ पर है, यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया यहाँ पर। अब लास्ट मिनट में पता चला इनको, अब यहाँ से इतनी दूर जाएंगे नहीं, क्योंकि आदमी तो आलसी होता ही है। तो जब भी ऐसा होता है ना तो एडवांटेज मिल जाता था PRI पार्टी को, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी होती है उसको एडवांटेज मिल जाता है यहाँ पर।
अगला पॉइंट क्या है, जो पीआरआई पार्टी है ना, उसके पास पैसा खूब सारा है, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है एक ही पार्टी रूल कर रही है, खूब नोट छापे उन्होंने, खूब पैसा इन्होंने बनाया है। तो जब भी कैंपेनिंग होता था ना, तो पैसे को पानी की तरह बहा देते, दारू बांट दो, पैसा बांट दो, फ्रूटी की बोतल बांटो, वोट मिलेगा हमको। ऐसा होता है इंडिया के अंदर भी, ऐसा कोई नया चीज़ नहीं है, ये बड़ा कॉमन है, इंडिया के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके के वहाँ पे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, तो इसको भी डेमोक्रेसी हम नहीं कहेंगे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हमारा दूसरा फीचर निकल कर आता है, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो इलेक्शन होता है वो फ्री होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, और जो पार्टी आज पावर के अंदर है उसके हारने के चांसेस भी एकदम सेम होना चाहिए जितने जो अपोजिशन पार्टी है उसके जीतने के चांसेस हो, मतलब 50-50 यहाँ पे चांसेस होना चाहिए, तभी इसको बोलेंगे फ्री और फेयर इलेक्शन। अगली हमारी हेडिंग है वन पार्टी वन वोट वन वैल्यू। इसका मतलब है देश में हर एक नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए और उसकी वैल्यू भी एक ही होनी चाहिए। अब देखो, एक मुकेश अंबानी है जो इतना सारा टैक्स पे करता है, इतना अमीर आदमी है, 95 बिलियन यूएस डॉलर्स है उसके पास, है इतना अमीर आदमी, और मेरी जेब भी खाली है, एक रुमाल तक नहीं है जेब के अंदर मेरे, तो मैं तो आम आदमी हूँ एकदम। लेकिन जब मुकेश अंबानी वोट डालता है ना, तो उसकी वोट की वैल्यू भी उतनी है जितनी मेरे वोट की वैल्यू है। यहाँ पर कोई भी अनइक्वलिटी नहीं हो रही है, इसको बोलते हैं वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, और इसको कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब है देश के अंदर जितने भी एडल्ट लोग हैं, अब एडल्ट की डेफिनेशन परिभाषा सबके लिए अलग अलग हो सकती है, कोई देश इसको 21, कोई 18 बोले इसको, वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन आपके हिसाब से जो भी उम्र हो एडल्ट होने की, उसके बाद गोरा काला, लड़की लड़का, जाति धर्म, वो सब बाजू में रखो और सबको राइट टू वोट मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ देश दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो कि राइट टू वोट से डिनाई करते हैं, बोलते हैं हम राइट टू वोट नहीं देंगे या फिर इसमें कुछ वैल्यू कम कर देंगे आपकी। पहला एग्जाम्पल है सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया के अंदर इलेक्शन होते हैं, किंग बदलने के लिए नहीं होते हैं, लोकल गवर्नमेंट जो होता है उसको आप बदल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर वुमेन के पास राइट टू वोट नहीं था, क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक में तो वैसे भी वुमेन के पास राइट ज़रा कम ही होते हैं बाकी दुनिया से, तो यहाँ पर वुमेन के पास राइट टू वोट नहीं था। लेकिन 2015 में पहली बार वुमेन्स को यहाँ पर राइट टू वोट मिला, उन्होंने जाके वोट डाला और अपनी पावर को इन्जॉय किया कि हाँ अब हम भी सरकार को बना सकते हैं और गिरा सकते हैं। तो ये अपने आप पावर है, मस्त सी। दूसरा है एग्जाम्पल एस्टोनिया का। एस्टोनिया जो है एक देश है, रसिया के बाजू में यहाँ पड़ता है एस्टोनिया। ये जो देश है ना, इस देश की कमाल की बात यह है कि ये देश बना था 1991 में, जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो यूएसएसआर जो था, सोवियत यूनियन, ये टूटा, 15 हिस्सों में टूट गया। अब फिर एक जो मेजर कंट्री निकल गया वो रसिया था, इसके अलावा 15 और देश थे, उसमें से एक देश था एस्टोनिया। और एस्टोनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रशियन बोलते हैं। अब यहाँ पर उनको कहा जाता है रशियन माइनॉरिटी, ठीक है ना। रशियन माइनॉरिटी जो है उनके पास राइट टू वोट ही नहीं है, मतलब आप यहाँ पर रहते हो, आपका घर है, दुकान है, धंधा यहीं पर है, लेकिन आप वोट यहाँ पर नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ को सिटीजन ही नहीं मानते हैं। देखोगे ना अगर आप यहाँ पे, तो फर्क सिर्फ भाषा का है, दिखने में एकदम सेम, दोनों के दोनों सफ़ेद कबूतर जैसे, एकदम सफ़ेद दोनों के दोनों, लेकिन फिर भी लैंग्वेज की बेसिस पे बोल रहे हैं कि आपके पास राइट टू वोट नहीं रहेगा, तो ये गलत बात है। अगला एग्जाम्पल है फिजी का। फिजी जो है बड़ा पास पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के, निकलोगे ना नॉर्थ में, फिर दोबारा ज़रा ईस्ट में जाओगे, वहीं पड़ता है फिजी। थोड़ा सा आइसलैंड देश है, थोड़ा सा टापू है, वहाँ पर कुछ इंडियन फिजियंस हैं। इसका मतलब क्या है, जब इंडिया गुलाम था ना, जब इंडिया को ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, उस वक्त इंडिया से बहुत सारे इंडियंस को वो लेकर गए अलग अलग देश के अंदर। ये श्रीलंका है, यहाँ पे कुछ इंडियंस मिल जाएंगे। तमिल स्पीकर्स जो हैं वो सब के सब इंडियन थे पहले, उनके फोर फादर्स इंडियन थे, लेकिन अब वो श्रीलंका में बस गए। यहाँ पे जो फिजी है, ऑस्ट्रेलिया के जो ऊपर है वो फिजी, वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस हैं। अफ्रीका जो है, अफ्रीका के अंदर बहुत सारे इंडियंस मिल जाएंगे आपको, मतलब इंडियन सिटीजन नहीं है वो लोग, लेकिन हाँ उनका जो नाम रहेगा ना वो थोड़ा आपको इंडियन मिलेगा देखने में। वेस्ट इंडीज़, यहाँ पर एक टीम है ना वेस्ट इंडीज़ जो खेलती है, वहाँ पर आपको नाम मिलेगा सुनील नारायण। नाम से सुनील नारायण, इंडियन नाम है ये तो, लेकिन इंडिया की तरफ से खेलता नहीं है वो, तो वेस्ट इंडीज़ से खेल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जो फोर फादर्स थे ना, उनको वेस्ट इंडीज़ ब्रिटेन वाले यहाँ से लेकर चले गए, फिर वहीं पर बस गए अंकल, तो क्योंकि मजबूरी भी है, वहाँ पैसा नहीं है पैसा आने के लिए, तो फिर वहीं पर बस गए। तो यहाँ पर फिजी के अंदर क्या खेला होता है, जो यहाँ के इंडिजीनियस फिजियंस हैं, मतलब यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के जो खुद के लोग हैं अपने, उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा है कंपेयरिंग टू इंडियन फिजियंस। अगर एक इंडियन फिजियन है ना, उसकी वोट की वैल्यू यहाँ पर होती है आधे फिजियन के बराबर, ठीक है ना, मतलब 2 इंडियन मिलकर बनाएंगे एक फिजियन की वोट के बराबर, मतलब 50% वोट की वैल्यू यहाँ पे रखता है। इस तरीके यहाँ पे सिस्टम है। तो यहाँ पे थर्ड फीचर निकल कर आता है, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन, जो एडल्ट सिटीजन है मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। अब हर एक नागरिक के पास, हर एक एडल्ट सिटीजन के पास राइट टू वोट होना चाहिए, कंपलसरी है, और उसकी वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर ये आइडियाज़ हैं।
तो ये पार्ट नंबर 1 था। जो पार्ट नंबर 1 रहा, इसमें हमने 3 फीचर्स के ऊपर डिस्कस किया। पहला एग्जांपल ये हमने पाकिस्तान का, जहाँ पर हमने देखा जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है, जो लास्ट अथॉरिटी रहेगी, वो हमेशा एक इलेक्टेड पर्सन ही होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल हमने देखा चाइना और मैक्सिको का। यहाँ हमने देखा कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ पर इलेक्शन फ्री और फेयर ढंग से नहीं हो रहा है, जिसमें से चाइना और मैक्सिको जो थे एग्जांपल्स थे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तीसरा हमने देखा, बहुत सारे एग्जांपल देखिए, सऊदी अरेबिया है, इस्टोनिया हो गया यहाँ पर, और फिजी जो था, ये सब जो देश हैं, यहाँ पर 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू के जो फीचर्स हैं, जो आइडिया है, इस पर कहीं ना कहीं चीटिंग हुई है, बेईमानी हुई है, चीटिंग हुई है। और राइट को तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।